नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। बिहार की राजनीति में इन दिनों जब सबकी चर्चा हो रही है तो एक ऐसे वर्ग की चर्चा भी दबे जुबान में हो रही है जिसको लेकर के पूरे देश में सियासत चल रही है। ये वर्ग है कायस्थ समाज का। कायस्थ समाज पूरे देश में किनारे लगा दिया गया है, जबकि ये वर्ग ऐसा है जिसे कलम का सिपाही कहा जाता है। कलम की पहचान रखने वाला कायस्थ समाज अब बिहार की राजनीति में हाशिए पर लग गया है। 2023 में जो जनगणना हुई थी उसके मुताबिक बिहार में 0.60% की कायस्थों की जनगणना संख्या बताई गई है, जबकि कायस्थों का कहना है कि जनगणना जानबूझ करके कम दिखाई गई है ताकि कायस्थों को किनारे लगाया जा सके। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बिहार की राजनीति में जब एक समय कायस्थ समाज की तूती बोलती थी, आज बिहार में कायस्थ समाज किस तरह से किनारे लग गया है। 1990 का वक्त याद करिए। 1990 में का दशक था और बिहार में एक नारा गूंज रहा था, भूरा बाल साफ करो। ये भूरा बाल साफ करो का जो नारा था वो लालू प्रसाद यादव ने दिया था, जो तत्कालीन चुनाव लड़ रहे थे। और लालू प्रसाद यादव उस समय राजनीति में खासी दखल रखते थे। भू से भूमिहार, रा से राजपूत, बा से ब्राह्मण और ला से लाला यानी कि कायस्थ, ये वो 4 सवर्ण जातियां थीं जिनका बिहार पर दशकों से दबदबा था, सत्ता पर भी और वहाँ की ज़मीनों पर भी। लालू यादव का मुस्लिम यादव समीकरण यानी MY समीकरण इस पुरानी सत्ता को सीधी चुनौती दे रहा था। इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा नुकसान उस समुदाय को हुआ जिसकी ताकत बंदूक में नहीं, बंदूक या ज़मीन में नहीं, बल्कि आप ये कहें कि कलम में थी और वो दिमाग में थी। वो समुदाय था कायस्थ समाज। इसी समुदाय ने देश को पहला राष्ट्रपति दिया, देश को प्रधानमंत्री दिया और आज़ादी के बाद बिहार को पहला उप प्रधानमंत्री भी दिया। लेकिन बिहार की राजनीति में जिस तरह से कायस्थ समाज को किनारे लगाया गया है वो चिंतन का विषय है। इसी समुदाय ने बिहार को पहला उप मुख्यमंत्री भी दिया था, लेकिन आज वही कायस्थ बिहार की राजनीति में, सियासत में हाशिए पर डाल दिया गया है। ये कैसे हुआ? किसने कलम के इन सिपाहियों को सत्ता से बाहर कर दिया? और जो समुदाय कभी बिहार का भद्र लोक कहलाता था, आज वो मूक दर्शक कैसे बन गया है? आज हम इस कहानी में बिहार के कायस्थों के बारे में जानेंगे, जिसे कलम से सत्ता तक और फिर सियासत में गुमनामी तक के पहुंचा दिया गया। आज पुराणों में एक कथा आती है, जब ब्रह्मा ने एक दुनिया बनाई तो उनके सामने एक चुनौती थी कि इस समाज का, इस सृष्टि की गणना, लेखा जोखा का काम कौन करेगा। तो ब्रह्मा जी की तपस्या के बाद उनकी काया से जो प्रकट हुआ वो एक चित्रगुप्त थे। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम मेरे काया से प्रकट हुए हो, इसलिए तुम्हें कायस्थ कहा जाएगा। तो चित्रगुप्त पूरी सृष्टि के लिए, ब्रह्मा की मदद के लिए उत्पन्न हुए और उनके हाथों में कलम और दवात थी। ब्रह्मा ने उनको, चित्रगुप्त को पूरी जिम्मेदारी सौंपी। कायस्थों के समाज के जो पुरोधा भी कहे जाते हैं, जो कायस्थ समाज के जनक हैं, उन्हीं से कायस्थों की उत्पत्ति हुई है। इसके अलावा बात करें तो पुराने ज़माने से लेकर के अब तक के कायस्थ समाज सबसे आगे रहा है। जब तुर्क यहाँ पर आए तो हमने सबसे पहले यहाँ पर उर्दू बोलनी सीखी, फ़ारसी बोलना सीखी। जब अंग्रेज़ आए तो कायस्थ समाज ने सबसे पहले टाई पहनी। कायस्थ समाज हमेशा से परिस्थितियों के अनुकूल झुकना जानता है, परिस्थितियों के अनुरूप ढल जाता है। उसकी भाषा पर ज़बरदस्त पकड़ रहती है। जब तुर्क इस्लाम का शासन आया तब भी कायस्थों ने अपनी बढ़ चढ़ करके सहभागिता दिखाई। कायस्थों ने बड़ी फुर्ती से फ़ारसी सीखी और बादशाहों के मुंशी, कानूनगो और दीवान बन गए। भारतीय पॉलिटिक्स पर कई किताबें लिखने वाले अमेरिकी राजनीति शास्त्री पॉल ब्रॉस लिखते हैं अपनी किताब लैंग्वेज, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन नॉर्थन इंडिया, जिसका 1840 का एक दिलचस्प आंकड़ा वो उस किताब में देते हैं। कहते हैं कि आगरा के स्कूलों में जहाँ दूसरे भी हिंदू छात्र हिंदी पढ़ रहे थे तो उस समय कायस्थ समाज की बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर तुर्की की भाषा, फ़ारसी भाषा सीख रहे थे।
इतना ही नहीं, जब अंग्रेज आए तो कायस्थ समाज के लोगों ने ही सबसे पहले टाई पहनी और उन्होंने ही उत्तर प्रदेश के भारत प्रशासनिक कामकाज की भाषा कैथी, जिसे कायथी या कायस्थी भी कहा जाता है, देवनागरी, फारसी और स्थानीय मिलाजुलों का लिखने वाला तेज गति से अपना रूप स्वीकार कर लिया। रोज के हिसाब से चिट्ठी पत्री लिखने का काम, सरकारी काम इसी भाषा में होते थे। 1950 के दशक में बिहार की अदालतों में इस लिपि का बखूबी इस्तेमाल होता रहा। आज भी बिहार की अदालतों में पुराने ज़मीनी दस्तावेज आपको कैथी भाषा में पढ़ने को मिल जाएंगे। अकबर के नवरत्नों में भी राजा टोडरमल जो कायस्थ थे वो एक नवरत्न थे, जिन्हें दहसाला बंदोबस्त के लिए जाना जाता है। इसी के अलावा आपको बता दें तो पिछले 10 सालों की उन्होंने जो चीज़ों को अपने समय के सब गणनाओं को, लगान का, फसलों का उत्पादन का, सबका एक नया तरीका निकाला, जिसके चलते टोडरमल उनसे काफ़ी प्रसन्न रहते थे और उनकी काफ़ी तारीफ करते थे और उन्होंने उनको बड़ी संख्या में अपनी जागीरें और जिम्मेदारियां इनाम में सौंपी थी। इसी तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि कायस्थों का समाज लगातार आगे बढ़ता रहा, लेकिन पिछले कई सालों से ब्रिटिश काल की बात करें तो तब से अब कायस्थों की पहचान का मुद्दा दरअसल अब सवाल उठा रहा है। अलग अलग अदालती मामले चल रहे हैं। कैलकाटा हाई कोर्ट ने बंगाली कायस्थों को शूद्र माना, तो संयुक्त प्रांत, आज का उत्तर प्रदेश जिसे हम कहते हैं, उन्हें द्विज यानी ट्वाइट्स बॉर्न का दर्जा दिया गया। इसी पहचान में समय के साथ बदलाव आया। 19वीं सदी के अंत में बिहार में कायस्थों ने अपनी शिक्षा और आर्थिक तरक्की के दम पर शूद्र की श्रेणी से निकल करके अपर कास्ट का दर्जा हासिल कर लिया था। 1901 की जनगणना के मुताबिक उन्हें द्विज यानी ट्वार्ट्स बार्न जातियों में से गिना गया। कुल मिलाकर पैदाइश से ज़्यादा उनकी पहचान उनके काम से होती थी, यानी कि हमारे कलम, हमारा हथियार जो कायस्थ समाज का था, उसकी चर्चा हमेशा होती रही। आपको बता दें 18वीं शताब्दी में जब अंग्रेज आए तब हमारी भाषा बदली, ताकत की भाषा बन गई अंग्रेजी। कायस्थों ने भी ये मौका देखा और बच्चों को मिशनरी स्कूल में भेजना शुरू किया और कायस्थ समाज ने तेज़ी से अंग्रेजी की भाषा सीख ली। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत पड़ी तो कायस्थ समाज के लोगों ने बाबुओं का पद ग्रहण कर लिया। कचहरी में वकील और जज, कलेक्ट्री में क्लर्क और अफसर, हर जगह सिर्फ कायस्थ दिखाई देते थे। इंडियन सिविल सर्विस में उनकी संख्या आबादी के अनुपात से कहीं ज़्यादा हो गई। इतिहासकार बीवी मिश्रा अपनी किताब में लिखते हैं कि 19वीं सदी के अंत में बंगाल प्रेसिडेंसी में 59 बड़े भारतीय अफसर भर्ती हुए, जिसमें से 25 अकेले कायस्थ थे। आपको बता रहा हूँ मैं कि आखिर बिहार जैसे राजनीति में, जहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जैसे बड़े नाम हुए, जिन्होंने बिहार को बंगाल से अलग राज्य बनाने की मुहिम छेड़ी और 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता भी की। आज़ादी मिली तो दिल्ली से लेकर पटना तक कायस्थों का दबदबा कायम रहा। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री दोनों कायस्थ समुदाय से आते हैं। बिहार में डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा राज्य के पहले उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री बने। बाद में कृष्ण वल्लभ सहाय भी इसी समुदाय से बिहार के मुख्यमंत्री बने। सियासत के अलावा अफसरशाही में भी कायस्थों का बोलबाला था। 1950 और 60 के दशक में एक सर्वे के मुताबिक बिहार की कुल कायस्थ आबादी का लगभग 6.7% हिस्सा सरकारी नौकरियों में था, जो ब्राह्मणों का 3.6% और राजपूतों का 3.8% से लगभग 2 गुना था। कलेक्टर से लेकर बाबू तक हर जगह कायस्थ समाज की पकड़ थी। पटना यूनिवर्सिटी को तो कायस्थों का गढ़ माना जाता था। इसी प्रकार एक और कायस्थ जयप्रकाश नारायण यानी जेपी, जिनकी कल जयंती मनाई गई, देश की राजनीति के लिए एक नैतिक आवाज़ बनकर उभरे। यानी कि कायस्थ समाज सिर्फ राजनीति तक नहीं था, बल्कि उन्होंने से एक नए आंदोलन को, मूवमेंट को भी जन्म दिया। कायस्थों की सत्ता पर पकड़ दरअसल ढीली होनी शुरू हुई 1950 के दशक में। ये पहला झटका था जमींदारी उन्मूलन कानून। इसने सवर्ण जमींदारों की आर्थिक कमर तोड़ दी। हजारों एकड़ जमीन हमारे हाथों से निकल गई और गांवों में पुराना रौब कम पड़ गया। उसी वक्त बिहार में एक लहर उठी, पिछड़ी जातियों की राजनीतिक चेतना।
इसकी नींव 1933 में त्रिवेणी संघ के समय ही पड़ गई थी, जो यादव, कुर्मी और कोयरी जातियों का संगठन कहा जाता है। इसी चेतना को आवाज़ दी राम मनोहर लोहिया ने, जिनका नारा था पिछड़े पावे 100 में 60, गांव गांव गूंजा। बिहार में इस आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बने कर्पूरी ठाकुर। जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने शिक्षा से अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म कर दी। इस एक फैसले ने गांव के गरीब पिछड़ों के लिए कॉलेज और नौकरी के दरवाजे खोले। इस सीधा हमला उस सिस्टम पर था जहां सरकारी नौकरियों पर सवर्णों का कब्जा था। 1967 में बिहार की राजनीति में एक बड़ा तूफान आता है। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पहली बार हारी और पहली बार यहाँ गैर कांग्रेस सरकार बनी, जिसका मुख्यमंत्री भी एक कायस्थ महामाया प्रसाद सिन्हा थे। सरकार ज़्यादा दिनों तक नहीं चली, लेकिन इतिहास बना गई। इसी दौर में बिहार को अपना पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री बीबी मंडल और पहला अनुसूचित जाति का मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री मिला। ये कार्यकाल बहुत छोटे थे, लेकिन उन्होंने उस मिथक को तोड़ दिया कि बिहार पर हमेशा सवर्ण ही राज करेंगे। अब सत्ता की चाबी सिर्फ सवर्णों की जेब में नहीं रहेगी। जेपी आंदोलन ने इसको और हवा दी और इसे लीड करने वाले जेपी खुद कायस्थ थे, लेकिन उनकी छाँव में नेताओं की जो नई फौज तैयार हो रही थी वो ज़्यादातर पिछड़ी जातियों की थी। लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान। विडंबना देखिए, एक कायस्थ पुराण महापुरुष ही उन नेताओं को आगे बढ़ा रहा था जो आगे चलकर सवर्ण नेताओं की चूल हिलाने वाले थे। मंडल, मुस्लिम यादव और सियासी बेदखली। 1990 में वीपी सिंह सरकार ने मंडल कमीशन लागू किया। सरकारी नौकरों में 27% ओबीसी आरक्षण कायस्थों की प्रशासनिक सत्ता पर सीधे प्रहार था। इसी उथल पुथल के बीच लालू यादव का जन्म होता है। उन्होंने बिहार की सियासत का नया गणित लिखा, मुस्लिम यादव माई समीकरण। ये एक ऐसा जोड़ था जिसे जीतने के लिए सवर्णों के वोट नहीं चाहिए थे। रातों रात कायस्थ समाज विरासत से बाहर हो गए। सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं का हुआ। भूमिहारों और राजपूतों के पास ज़मीन की ताकत थी, संख्या बल था, वो सौदेबाजी कर सकते थे। लेकिन कायस्थ, वे तो शहरों में बसे पढ़े लिखे लोग थे। वोटों के इस नए खेल में उनकी कोई गिनती नहीं रह गई और वो किसी पार्टी के लिए वोट बैंक भी नहीं रह गए। ऐसा ही सिलसिला चलता रहा और वरिष्ठ पत्रकार शंकरशरण ठाकुर अपनी किताब द ब्रदर्स बिहारी में लिखते हैं कि 1995 में जब लालू यादव चुनाव जीते तो सरकारी घर के लॉन में सड़क के गवैयों के साथ नाच रहे थे, खैनी खा रहे थे। पुराना संभ्रांत वर्ग देख कर घृणा से भर गया। उनकी प्रतिक्रिया थी, एक मुख्यमंत्री सड़क के गवैयों के साथ नाच रहा है, छी, कितना सस्तापन है। ये दो दुनिया का टकराव था। इसका असर सिर्फ सचिवालय ही नहीं, समाज पर पड़ा। 1980 के दशक में पटना में चित्रगुप्त पूजा कायस्थों की ताकत का बड़ा प्रदर्शन होता था, लेकिन लालू के दौर में ये बस एक निजी त्यौहार बनकर रह गया। पटना यूनिवर्सिटी, जो कायस्थों की गढ़ थी, अब आरक्षण और नई ताकतों का केंद्र बन रही थी। कलम के सिपाही अपने ही किले में बेगाने होने लगे थे। सियासत के दरवाजे जब बंद हुए तो कायस्थ समाज ने दूसरा रास्ता पकड़ा, वो था शिक्षा का। इस बार मंजिल बिहार से बाहर थी। ये ब्रेन ड्रेन का दौर था। बिहार जाति 2023 के सर्वेक्षण मुताबिक आज बिहार में 0.60% है। नंबर के गेम में राजनीति का असर खासा पड़ा हुआ है। शंकरशरण के ठाकुर के शब्दों में कहें तो बिहार की राजनीति में कायस्थ साइलेंट ऑन लुकर यानी कि मूक दर्शक बनकर रह गया है। चुनावी राजनीति की बात करें तो 1-2 दशक पहले तक यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, आर.के. सिन्हा जैसे कद्दावर नेता हुआ करते थे, लेकिन आज बिहार में कायस्थों की एकमात्र मजबूत सीट पटना साहिब मानी जाती है, जहां से रविशंकर प्रसाद जीतते हैं। ये कहानी सिर्फ हार जीत की नहीं, ये उस बदलाव की कहानी है जहां सियासत का बही खाता ही बदल दिया गया। सदियों तक कायस्थों ने कलम से तकदीरें लिखी, मुगलों के फरमान लिखे, अंग्रेज़ों के कानून लिखे, आज़ादी के भारत के पहले पन्ने लिखे, लेकिन फिर दौर बदला। सियासत अब हिसाब किताब से नहीं, गिनती से चलने लगी है और वोटों की इस गिनती में कलम के सिपाही बिछड़ गए हैं। अब देखना है कि बिहार की राजनीति ही नहीं, पूरे देश को एक दिशा देने वाले कायस्थ समाज का अब कब उत्थान होता है। धन्यवाद, शुक्रिया।